हेलो एवरीवन। आपका यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम लोग बीपीएससी टीआरटी थर्ड, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड जेट और जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं आगामी आपके हिंदी क्षेत्र से, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और अभी तक मैंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल से जो प्रैक्टिस सेट करा चुका है, आप ज़रूर से उसे देखें। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी वहाँ से और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और किस लेवल तक आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे ज़रूर से देखें क्योंकि यहाँ से आपके लेवल का पता चलेगा। और आज जो प्रैक्टिस सेट है ये भारतीय काव्य शास्त्र से है, ठीक है। और पाश्चात्य भी मैं करा दूंगी। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से आपके बाहर प्रश्न नहीं देखने मिलेगा। अगर 2-4 प्रश्न आपके टीआरई में पूछे भी जाए तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाना है, ठीक है। और दूसरी बात रही कि यूजीसी नेट के लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर से देखें जो कि जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट और झारखंड जेट के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए। और टीआरई में 2-4 प्रश्न हो सकता है कि पूछ लिया जाए पिछली बार की भांति, लेकिन ये ज़्यादातर यूजीसी नेट और झारखंड जेट जो भी होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके। और चलिए आज चलते हैं बिना विलम्ब के, देखते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से माना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न का लेवल है हाई है, मॉडरेट है और लो भी है, तो तीनों मैंने रखा हुआ है। तो इससे ये आपको यहाँ पर अंदाज़ा मिल जाना है कि आपका किस तरह और कैसा तैयारी चल रहा है और कैसा तैयारी हो चुका है, आप एग्ज़ाम देने के किस लायक पहुँच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है कि द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से माना जाता है भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात। तो पहले पूछा जाता था प्रश्न कि भरत मुनि का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो वहाँ पे आपका तीसरी शताब्दी जो कि शुक्ल जी के बुक में है, लेकिन आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ है। तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आपको ध्यान रखना है। और काव्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा भी साथ में ध्यान रखना है कि किसके हैं, ठीक है, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो यह पंक्ति किस आचार्य की है। तो ये जगन्नाथ की है जो कि 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं, ठीक है। भरत दंडी जो हैं 7वीं शताब्दी के, भरत तीसरी शताब्दी के और मम्मट जो हैं 10वीं या 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध हैं। तो सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वाक्यम रसात्कम काव्यम किसकी उक्ति है। तो वाक्यम रसात्कम काव्यम किसकी उक्ति हो सकती है। तो आपके दिमाग में ये आंसर आ जाना चाहिए अभी तक कि किसकी उक्ति हो सकती है, और अगर आ रही है तो सबसे अच्छी बात है ये। तो ये है पंडित विश्वनाथ की, और विश्वनाथ जी हैं 14वीं शती के, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो काव्य शास्त्र के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं ये भरत मुनि ही हैं जो कि रस संप्रदाय के आचार्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला पंक्ति से रिलेट है, क्या है कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुर सरिसम सब कह हित होई। तो ये काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई है, किसने कही है, ये महत्वपूर्ण उक्ति है। तो ये तुलसीदास द्वारा कही गई है, ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये भामा माने जाते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक की रचना किसने की है। तो ध्वन्यालोक की रचना
आनंदवर्धन, जो कि 9वीं शती के माने जाते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्य आत्मा स्वीकार किया है? तो ये इन्होंने किसे किया है? ध्वनि को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, जो रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य ने दिया है? तो ये दिया है भरत मुनि जी ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3। ठीक है। 3 कौन कौन से? तो एक अविधा, क्या है? अविधा। दूसरा है लक्षणा, लक्षणा। और तीसरा है व्यंजना। ठीक है, व्यंजना। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? तो किसने किया है? तो ये करने वाले हैं भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक का साधारणीकृत सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न है कि काव्य भाववित्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? तो भाववित्री का जो है ये हृदय से है। ठीक है। तो एक तरह से आप अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो भाव कहाँ पे उठता है? तो भाव हृदय से संबंधित है। तो भाववित्री प्रतिभा का संबंध किससे होगा? तो हृदय से होगा, यानी कि सहृदय से होगा। ठीक है। तो सहृदय के मन में जो भाव जागृत होते हैं और जिसे रसास्वादन होता है वो क्या है? भाववित्री प्रतिभा है। ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रति, हास्य, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? रति, हास्य, शोक, क्रोध, भय। तो किस भावों की गिनती जो की जाती है किसके अंतर्गत? तो ये क्या है सभी? तो ये जो है यह अस्थाई भाव है। ठीक है। क्या है? अस्थाई भाव है। सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से निवास करते हैं, यानी कि आप इस तरह समझिए कि अस्थाई भाव कहलाते हैं। ठीक है। और इन्हें अनुकूल या प्रतिकूल किसी प्रकार के भाव जो है दबा नहीं पाते हैं उस टाइम में। और अस्थाई भाव 9 है और इन्हीं के आधार पर 9 रस माने गए हैं और प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। तो मैंने बता दिया और जो भी बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रस या अनुभूति की स्थिति के स्नाचक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो यहाँ पर शायद मैं कुछ नहीं बताई। चलिए इसमें भाव का मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो रति, रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय और निर्वेद अस्थाई भाव हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रति, ठीक है, रति, रति, ठीक है, हास्य, ठीक है, उसके बाद शोक, शोक, उसके बाद उत्साह, उत्साह, क्रोध, क्रोध, भय, भय, उसके बाद जुगुप्सा, जुगुप्सा, उसके बाद जुगुप्सा यानी कि घृणा। ठीक है, घृणा से समझिए। उसके बाद विस्मय आ जाएगा आपका, विस्मय, विस्मय। और शम यानी कि निर्वेद, यानी कि शांत रस का निर्वेद माना जाता है, तो वही निर्वेद है। ठीक है। तो इस तरह आपके 9 अस्थाई भाव हैं जो कि रस से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रस या अनुभूति की स्थिति के स्थानक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 4। ठीक है। 4 कौन कौन से? तो एक हो गए अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा हो गया आपका विभाव, विभाव। और तीसरा हो गया अनुभाव, अनुभाव। और चौथा आपका कौन सा? तो संचारी भाव, संचारी भाव। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो ये सभी को मिलाकर क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा भरत मुनि के, यहाँ पर कहाँ पर था? चलिए और आगे था, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये
सभी मिलते हैं तब क्या होता है कि रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आप अगर ध्यान रखिएगा तो आपको पता चल जाना है, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादी कहा जाता है? किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित राज जगन्नाथ को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और भट्टोत की है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसका है? तो ये शंकुक का है। शंकुक जो कि रस व्याख्याता है, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, शंकुक और अभिनव भट्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? यहाँ पर पाश्चात्य की बात हो रही है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? तो ये मानने वाले हैं अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। चलिए अगला प्रश्न है, और अनुकरण सिद्धांत तो उन्हीं की है, वैसे तो आपको पता ही होगा ये। अगला है कि गिरथ अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, किस कवि की ये पंक्ति है? तो ये जो है ये तुलसीदास जी का है। चलिए अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो ये जो है ये सभी संचारी भाव की स्थितियां हैं, और संचारी भाव अस्थाई नहीं होते हैं, वे संचरण करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मनुष्य के भावों में संचारी भाव जो है बहुत प्रमुख होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्थिर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे संचारी भाव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रुदट ने किस रीति का आविष्कार किया है? तो आचार्य रुदट ने किसका आविष्कार किया है? तो लाटी का, ठीक है, लाटी का। अगला है कि काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये किया है भिखारी दास। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये सभी इन्हीं के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो ये सभी को पता होगा, रस संप्रदाय, जो कि भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का है, काफी महत्वपूर्ण है रस संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? तो शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्टनायक हैं, जैसा कि अभी मैंने इस बात पे चर्चा किया, और क्षेमेंद्र जो हैं ये औचित्य से संबंधित हैं, ठीक है, औचित्य से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, रस तरंगिनी, रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? तो कौन है? तो ये भानुदत्त मिश्र हैं, ठीक है, भानुदत्त मिश्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो अभी मैंने बताया औचित्य का किया है, ठीक है, औचित्य का किया है। और कुंतक ने वक्रोक्ति, ध्वनि ने आनंदवर्धन ने ध्वनि, और रीति जो है वामन से संबंधित है। तो सभी का मैंने बता दिया, तो आपको ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? तो ये है साहित्य दर्पण, ठीक है, साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ की। और काव्य निर्णय भिखारी दास, काव्य प्रकाश मम्मट है। और छंदो मंजरी किसकी है? आप जरूर से बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है कि आत्मवादी है? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं तो आपको समझ आएगा कि जो रस सिद्धांत होता है वो आत्मवादी है, क्योंकि रस सिद्धांत जो है वो रस यानी कि सहृदय से उत्पन्न होता है, तो इसीलिए ये आत्मवादी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अब देखिए अभी मैंने पूछा और सवाल आपके सामने है कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो ये है गंगादास जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? किसे कहा गया है? तो ये अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है,
क्यों कहा गया है चित्र काव्य? वो अलंकारिक काव्य है। जो चित्र काव्य होता है वो अलंकारिक काव्य है, जिसके चरणों की रचना ऐसी उक्ति से की गई होती है कि वे चरण किसी विशिष्ट कर्म से लिखे जाने पर, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कमल और घोड़े, रथ, हाथी इत्यादि ले सकते हैं, कि चित्रों के समान बन जाते हूँ। इसकी गणना अधम प्रकार के काव्यों में की जाती है। ठीक है, जैसे आप किसी का नाम लें और आपके मन मस्तिष्क में एकदम वो चित्र सामने आ जाता है, तो इसीलिए वो अधम, जैसे मैंने अभी बोला घोड़ा, ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया कि घोड़ा इस प्रकार रहता है, घोड़े इस तरह उछलते हैं। तो जैसे जैसे नीलगाय का मैंने नाम ले लिया अचानक से, तो आपके समझ में आ जाएगा, अच्छा वो नीलगाय जिसे मैं बोल रही हूँ वो आपके मन मस्तिष्क में आ जाना है। जैसे हनुमान, बंदर, किसी का भी ले लेती हूँ, तो ये जो है मन में आपके आ जाएगा। तो ये जो क्या है चित्र काव्य है, बोलते बोलते आपके जो दिमाग में मन मस्तिष्क में आ जाएगा चित्र, तो इसे अधम काव्य को चित्र काव्य के भी नाम से जाना जाता है। चलिए समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया है? ठीक है, नहीं गिनाया है यहाँ पर होगा, तो कौन सा गुण नहीं गिनाया है? ये औचित्य नहीं गिनाया है। ठीक है, बाकी माधुर्य, ओज और प्रसाद ये सारे गुण हैं। ठीक है, और काव्य प्रकाश किसका है? किसका है? मम्मट का है। ठीक है, मम्मट का बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्य प्रकाश, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? तो कितने प्रकार की काव्य हेतु की चर्चा की गई है? तो ये की गई है तीन। कौन कौन सी? तो एक आप देख सकते हैं कि इसमें प्रतिभा आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रतिभा। दूसरा में आ जाएगा आपका उत्पत्ति, व्युत्पत्ति आ जाएगा आपका। ठीक है, और थर्ड में आपका आ जाएगा अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। तो ये जो है क्या है, ये भारतीय काव्य शास्त्र में ये 3 हेतुएं हैं। ठीक है, 3 हेतुएं काफी महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रतिभा को ही श्रेय मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता में से कौन है? तो ये पंडित जगन्नाथ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? सांख्य दर्शन पर आपको बताना है यहाँ पर, तो ये करने वाले हैं भट्टनायक जी। ठीक है, और शंकु का अनुमितिवाद हो गया, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो गया, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद हो गया, और जो इनके दर्शन भी अलग अलग हैं। चलिए बात करेंगे उसके आगे, लेकिन आपको बताना जरूरी था, तो जहाँ पर रोकने लायक होगा वहाँ पर मैं खुद रोक कर आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के आधार पर, अच्छा ये तो हो गया, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया है? तो कवि समय का सम्यक निरूपण पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो किसने किया है? तो राजशेखर जी होंगे। ठीक है, राजशेखर जी। राज्य और मीमांसा इनका कुछ ग्रंथ है, रस मीमांसा। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार पूछी और तैयारी में भी पूछी गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यूजीसी नेट का तो बात ही अलग है, और जो झारखंड जेट का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से जो भी प्रश्न मैं करा रही हूँ, अगर आप इतना कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आउट कोई प्रश्न आपका जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, और जेट का जितना भी मैं अभी कंटिन्यूअस कराते रहूँगी जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरे सिलेबस को कवर करवाऊँगी। ठीक है, और अभी चूँकि बीपीएससी टीआरई का भी एग्ज़ाम है, होना है, तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं ध्यान उस पर केंद्रित कर रही हूँ। लेकिन झारखंड जेट का जैसे ही यहाँ इधर एग्ज़ाम होगा, तो मैं साथ-साथ ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बीपीएससी के लिए, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बीपीएससी में तो 2-4 प्रश्न आएगा। ठीक है, लेकिन आपके यूजीसी नेट और झारखंड जेट में जो प्रश्न देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए।
तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो और मेरे से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑथेंटिक बुक से और अच्छे सोर्स यहाँ पर आपको उपलब्ध कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा। तो आपने दिमाग लगा लिया होगा कि क्या प्रश्न का आंसर हो सकता है, तो ये भामज ही हो जाएंगे। और अगर आपने आंसर लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है। भावक, ठीक है, एक यहाँ पर शब्द है भावक, तो भावक आप किसे कहेंगे। तो भावक जो होता है वो सहृदय आलोचक होता है। ठीक है, सहृदय आलोचक। अगला प्रश्न है कि क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है। तो क्षेमेंद्र का है औचित्यवाद यानी कि औचित्य दर्शन, तो इसे ही माने हैं ये। चलिए अगला प्रश्न है वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है। तो मैंने ऊपर ही अभी जस्ट अभी बताया आपको कि वक्रोक्ति सिद्धांत जो है कुंतक का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा की रचना किसने की है। और अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा की है कि काव्य मीमांसा किसकी है, तो ये आपका हो जाएगा राजशेखर जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो क्रोचे का पूछा जा रहा है, तो अभिव्यंजनावाद होगा और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इसे। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो किस अर्थ में हुआ है, तो ये हुआ है व्यंग्य के रूप में। ठीक है, व्यंग्य के रूप में हुआ है ध्वनि का, उसके अर्थ का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न है जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः शब्द के उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसासादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती है। यह कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ठीक है, और ये कविता क्या है में आप देख सकते हैं, उनकी जो चिंतामणि में है, यहाँ से प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोदात, धीर प्रशांत ये क्या है। ये नायक के जो है रूप हैं, यानी कि उनके जो गुण होते हैं, आदि प्रकार हैं। ठीक है, धीर ललित होते हैं, धीरोदात होते हैं, धीर प्रशांत होते हैं। तो आदि किसके प्रकार माने जाते हैं, तो मैंने तो बता ही दिया, ये नायक के प्रकार माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से की है। क्रोचे की बात हो रही है, तो किस सिद्धांत से की है, तो वक्रोक्ति सिद्धांत से। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं। अभी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास मैंने 3 तरह के यहाँ पर आपको बताए हेतु के बारे में, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो पहला जो प्रतिभा था उसके कितने भेद माने जाते हैं। तो उसके 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन सा, तो प्रतिभा किस तरह होता है, एक सहज रूप से, ठीक है, सहज रूप से, और एक उत्पाद्य रूप से। एक तो आप मान लेते हैं कि किसी में प्रतिभा जो जन्मजात प्रवृत्ति की होती है, यानी कि जन्म से ही किसी में प्रतिभा आप देख सकते हैं, और एक किस तरह से होता है कि आप परिश्रम करके प्रतिभावान हो जाए। ठीक है, तो ये प्रतिभा हो सकती है। तो 2 तरह की प्रतिभा आप समझिए। तो मैं जो आपको जितने भी एग्जाम्पल देती हूँ या जो भी बताती हूँ वो आप व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस तरह बताऊँ कि आप समझ पाएँ मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आपको कोई बोरिंग भी ना लगे ऐसे। ठीक है, तो प्रतिभा आप 2 तरह, सहजा और उत्पाद्य, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीरम त्वादिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली किसका है। तो ये डंडी का है। डंडी, और डंडी 7वीं सदी के हैं। मैं बार बार कर रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है। रुदट जो है 12वीं सदी के हो जाएंगे, और भामा छठी शताब्दी, और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो सभी के आपको जन्म काल को भी ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं क्रम वाइज।
चलिए अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने कितने अस्थाई भाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, यानी कि पहले तो अस्थाई भाव बताना है, फिर सात्विक बताना है और फिर संचारी भाव बताना है कि कितने माने हैं। ठीक है, तो कितने माने हैं भरत मुनि ने, काफी महत्वपूर्ण है ये सभी। तो कितने माने हैं, तो 8 अस्थाई भाव माने हैं, 8 आपके सात्विक भाव माने हैं और 33 संचारी भाव आपके माने हैं। किसने, तो भरत मुनि ने। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं सभी एक ही में समेट कर लाई हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, अस्थाई भाव, सात्विक भाव और संचारी भाव। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है, और सभी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है। यहाँ शुक्ल जी की बात हो रही है, तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा किसे माना है, क्योंकि अगर शुक्ल जी कोई बात बोले तो उसको एकदम ध्यान से सुनना है एकदम। तो किसे माने हैं शुक्ल जी, तो अभी तक आपके दिमाग में छप गया होगा, तो ये रस को ही माने हैं। ठीक है, रस को ही माने हैं, और रस की जो प्रवर्तक हैं कौन है, तो भरत मुनि है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं 50 ही रहने देती हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न थे, तो यहाँ पर आपको एकदम ध्यान देकर इसको देखना है, और आप अपने कमजोरी को भी पकड़ सकते हैं कि आप कहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं या यहाँ कहाँ पर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जितने भी प्रश्न थे, और मैंने सभी आपको बार बार बताया है, रिवाइज करके जितने भी फैक्ट थे महत्वपूर्ण वो भी साथ में बताया है। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हों तो ज़रूर से शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ, और ज़रूर से चैनल को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड तक। ठीक है, चलिए थैंक यू।